तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल इसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम सेट 4 को करने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का, जिसका कोड है जीडी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि परासरण दाब सबसे कम किसका होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, दूसरा दिया है स्वर्ण विलयन का, तीसरा दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, चौथा दिया है एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन का। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर्ण विलयन। यानी कि जो ये स्वर्ण विलयन होता है उसका परासरण दाब सबसे न्यूनतम यानी कि कम होता है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। यानी कि इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक अम्लीय कौन है। पहला देखिए H2O दिया है, दूसरा दिया है C6H5OH दिया है, तीसरा दिया है C2H5OH और चौथा दिया है CH3OCH3। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि C6H5OH ये हमारा इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ल्यूकास अभिकर्मक है, यानी कि हमें इसमें ल्यूकास अभिकर्मक बताना है। तो देखिए पहला दिया है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, दूसरा दिया है PD प्लस BaSO4, तीसरा दिया है तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन अ सही हो जाएगा, यानी कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 है वो ल्यूकास अभिकर्मक का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड ये दोनों ल्यूकास अभिकर्मक के उदाहरण हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। यानी कि हमारा दिया है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद यानी कि अंतर के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है। देखिए पहला दिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक, दूसरा दिया है सीफ अभिकर्मक, तीसरा दिया है ल्यूकास अभिकर्मक और चौथा दिया है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सीफ अभिकर्मक हो जाएगा। सीफ अभिकर्मक जो होगा एल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन, यानी कि इनमें से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। इसमें से हमें दोस्तों बताना है कि कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है या अभिक्रिया नहीं देती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि CH3NaHCH3 यही हमारे यह अभिक्रिया नहीं दर्शा रही है, एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया को नहीं दर्शा रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। यानी कि इसमें हमें पूछ रहा है विटामिन ई की कमी से होती है। तो देखिए पहला दिया है अरक्तता दिया है, दूसरा दिया है त्वचा रोग, तीसरा दिया है नपुंसकता और चौथा दिया है रतौंधी। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, और बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। अब चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, यानी कि विलयन स्थिरांक का जो मान होता है यानी कि आर का हमें निकालना है, आर का मान हमें निकालना है दोस्तों, की गणना करना है। पदार्थ का हमें इसमें देखिए दिया है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। देखिए पहला हमें दिया है, इसमें पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है देखिए दोस्तों कौन है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा ये 20 डिग्री है वो हमारा तापमान है, तापमान दिया है, तापमान
यानी कि टेम्परेचर, तापमान हमें दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस आता है, यानी कि इसमें हमें आर का मान निकालना है। तो जो आर का मान हमारा निकलता है वो सेल्सियस में नहीं, जबकि हमारा केल्विन में निकलता है। तो पहले इसे हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 9 में ही पढ़ा है, डिग्री से यानी कि डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में बदलने के लिए 273 का प्लस कर देते हैं। तो इसमें 273 प्लस कर देंगे तो यही हमारा केल्विन में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 293 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए इसी में कह रहा है 45 ग्राम प्रति लीटर बिलियन का, यानी कि जो 45 ग्राम है हमारे बिलियन का, लिखेंगे बिलियन का भार, यानी कि विलेय का भार। देखिए दोस्तों विलेय का भार दिया है 45 ग्राम, ये हमें विलेय का भार दिया है 45 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि हमारा लीटर, यानी कि हम लोग जानते हैं लीटर हमारा वैल्यू यानी कि आयतन होता है, यानी कि बिलियन का आयतन। देखिए बिलियन का आयतन हमें दिया है प्रति लीटर, प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि 1 लीटर। ये हमें बिलियन का आयतन दिया है 1 लीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब, देखिए W यानी कि भार जो होता है W से हम प्रदर्शित करते हैं, ये आयतन हमें V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है परासरण दाब, तो लिखेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब हमारा पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 वायुमंडल दिया है, 3.2 वायुमंडल, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसी में कह रहा है बिलियन स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बिलियन स्थिरांक। जो बिलियन स्थिरांक होता है दोस्तों, इसे यानी कि आर का मान हमें निकालना है, इसी का मान हमें निकालना है। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि मान की गणना कीजिए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान हमें दिया है, आणविक द्रव्यमान यानी कि यम का मान हमें दे दिया है 342। ठीक है, अब चलिए हम अपने फार्मूला को लगाते हैं। हमें इसमें आर के मान की गणना करना है, यानी कि बिलियन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों बिलियन स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे बिलियन स्थिरांक आर बराबर, अभी हमारा हम लोग जानते हैं आर बराबर हमारा होता है WRT बाई यम, ये हमारा मान हमारा होता है। यानी कि जो बिलियन स्थिरांक आर होता है उसका हमारा फार्मूला होता है WRT बटा यम, यही हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए ये हमारा जो आर होता है, यानी कि हमारा ये फार्मूला, ये आर यही यहाँ पर है, तो यानी कि वेग स्थिरांक हमारा ये होता है, हमारा ये फार्मूला इस तरह, देखिए इस तरह फार्मूला होगा इसका पाई भी, यानी कि पाई भी बराबर WRT बाई यम, हमारा इसका फार्मूला ये है। यानी कि आर का मान हमें ज्ञात करना है ना दोस्तों, यानी कि आर का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए आर अंदर हो जाएगा तो ये हमारा बाहर रहेगा। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हमारा सवाल लगेगा। तो चलिए लगाते हैं। देखिए पाई का मान देखिए माने कि परासरण दाब का मान हमारा, पहले आर का, चलिए पहले व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, आर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सीधे मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आर का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा पाई भी यम बट्टा, देखिए
ये आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो डब्लू और जो टी है वो नीचे आ जाएगा, आर हमारा वहाँ पर बच जाएगा, यानी कि डब्लू टी हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा। अब देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर बराबर पाई भी यम बाई डब्लू टी। इसे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब इसमें हम अपना मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं आर बराबर, देखिए पाई, पाई का मान हमारा देखिए 3.2, यानी कि पाई का मान 3.2 हो जाएगा, गुणे भी, देखिए वॉल्यूम हमारा दिया था, भी का मान 1 लीटर दिया है, तो भी का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यम यानी कि द्रव्यमान हमें दिया था 342 दिया था, ये हमारा हो जाएगा। बटा में देखिए डब्लू वेट दिया था, देखिए 45 ग्राम दिया है, तो हो जाएगा हमारा 45 ग्राम, गुणे टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए हमारा 293 केल्विन है। तो चलिए ये हमारा 293 केल्विन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3.2 गुणे 200, यानी 342 बाई, अब जब इसका हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, यानी 45 और 293 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 13,185 हो जाएगा। अब देखिए ये आर बराबर, अब इस ऊपर का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1094.4 हो जाएगा, बटा 13,185 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग भाग देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर, जब इसको हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.083, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका आर का मान आएगा। हम लोग जानते हैं इसका मात्रक हमारा होता है लीटर, लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, यही हमारा इसका मात्रक होता है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा पहले सवाल का आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों इसी में हमारा अगला सवाल देखिए कह रहा है 298 केल्विन, यानी कि 298 केल्विन पर 0.20, यानी कि ये मोलरता है, मोलरता KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.0248 यस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें मोलर चालकता ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसके भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें पहले हमें दिया क्या है, पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा ख क्वेश्चन है, ख, देखिए पहले इसमें हमें क्या क्या कह रहा है, इसमें हमें विलयन की चालकता को निकालना है, यानी कि मोलर चालकता। तो लिखेंगे पहले मोलर चालकता ज्ञात करना है, मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये हमें इसमें निकालना है दोस्तों, इसमें निकालना है, यानी कि मोलर का चालकता का मान हमें निकालना है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, दिया है 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता। तो पहले हमें मोलरता का मान दिया है, हो जाएगा मोलरता, मोलरता, मोलरता यानी कि यम बराबर हमारा दिया है 0.20। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए इसी में कह रहा है विलयन की चालकता, तो लिखेंगे विलयन, विलयन की चालकता, चालकता, हमें विलयन की चालकता दिया है। देखिए विलयन की चालकता के से प्रदर्शित करते हैं, इसे ही हम लोग कप्पा कहते हैं, कप्पा, ये विलयन की चालकता को दोस्तों कप्पा कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा कप्पा हो जाएगा। अब देखिए कप्पा बराबर क्या दिया है, दिया है 0.2, यानी 0.0248 यस प्रति सेंटीमीटर इनवर्स, देखिए दिया है 0.0248 यस सेंटीमीटर इनवर्स, हमें इसका मान दिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों मोलर चालकता का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला होता है मोलर चालकता बराबर मोलर
चालकता, मोलर चालकता यानी कि पाई यम से प्रदर्शित करते हैं इसे। इसका फार्मूला हमारा होता है कप्पा गुणे 1000 बटा यम। इसका यही हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इसी पे रखेंगे मान अपना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मान को रखते हैं। अब देखिए हमारा पाई यम यानी कि मोलर चालकता बराबर कप्पा। कप्पा का मान देखिए हमारा दिया है 0.0248 यानी कि 0.0248 बटा यानी कि 1000 गुणे 1000 बटा मोलरता का मान देखिए 0.20 दिया है, 0.20 ये हमारा इसका मान हो जाएगा। चलिए अब देखिए पाई बट्टे यम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आया है, तो इसे जो ये हमारा दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 4 को 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 4 0 लिख देंगे तो हमारा दशमलव हट जाए। तो ये 4 0 नीचे बढ़ा देंगे तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले लिखेंगे 4 0 हटा देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 248 गुणे ये हमारा 1000 रहेगा बटा ये 0.20 गुणे 4 0 नीचे बढ़ा देंगे, 4 0 हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर। अब देखिए ये हमारा पाई यम बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे हमारा देखिए ये हमारा नीचे जो है 0.20 है। अब ये दशमलव के 2 अंक के बाद है, तो नीचे यानी कि ऊपर 2 0 हटा बढ़ा देंगे तो नीचे का ये हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी कि जब ऊपर दशमलव था तो नीचे बढ़ाए हैं, अब नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 248 गुणे ये हमारा 1000 तो है, और इसमें से यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक नीचे यानी कि ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा 20 हो जाएगा गुणे ये हमारा यानी कि 4 0 था ही हमारा। अब देखिए 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा, 4 0 से 4 0 ये मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 10 बचा यानी कि ये 0 0 खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा बचा पाई यम बराबर 248 बटा 2, यही हमारा हिस्सा बचा। तो इसे हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा पाई यम बराबर 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो हमारा होता है पाई यम यानी कि मोलर चालकता जो होता है उसका हमारा जो मात्रक होता है वो मात्रक हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका आंसर है, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, यानी कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। हमें केवल मात्रक ही लिखना है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक को लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं, यानी कि हमारा गौ का क्वेश्चन है। गौ ये हमें कह रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों शून्य कोट की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, शून्य कोट की अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि इकाई या मात्रक लिखिए। मात्रक हमारा जो इसका मात्रक होता है दोस्तों, यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया, यानी कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के जो मात्रक होता है दोस्तों वो हमारा होता है मोल लीटर इनवर्स
और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। यही हमारा इसका जो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक जो हमारा होता है मोल लीटर इनवर्स तथा सेकेंड इनवर्स होता है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए वेग स्थिरांक की मात्रक पूछा था, तो जो हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वह यही होता है, यानी कि जो इसे भी उसी तरह लिख लेंगे जैसे शून्य कोट के लिखे हैं, वैसे वेग स्थिरांक की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी हमारा सेम यही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों का जो मात्रक होता है वो दोनों बराबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएससी नाम लिखिए। चलिए दोस्तों इसके आयुपीएससी नाम को लिखते हैं। देखिए ये घ वाला क्वेश्चन है, हमारा घ क्वेश्चन है। देखिए घ का पहला क्या दिया है, तो देखिए दोस्तों इसका आईपीएससी नाम हमें लिखना है। तो पहले देखिए, पहले इसे उतार लेते हैं, हो जाएगा CH3 CH3 अब CH2 CHO, इसका ही हमें आईपीएससी नेम लिखना है दोस्तों। तो पहले इसे हम लोग संरचना सूत्र इसका बना लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम इसे आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो देखिए इसका जो संरचना सूत्र हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा CH2, ये हमारा जो CH3 है CH2 हो जाएगा और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH, ये हमारा जो CH है वो CH हो जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल कर ये हमारा एक बॉन्ड बना लेगा। ये हमारा हो जाएगा CH3, यानी कि जो CH2 है, यानी कि जो CH3 है ये हमारा CH3 CH2 हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड बना लेगा। ये हमारा हो जाएगा CH2, ये फिर से CH2 दिया है CH2 और ये हमारा CHO हो जाएगा। और एक जो हमारा CH2 ये बच रहा है दोस्तों, ये हमारा एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप इसे कहीं पर जुड़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और ऊपर भी जोड़ सकते हैं या नीचे भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। इसका हमारा संरचना सूत्र यही हो जाएगा दोस्तों। अब इसका हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं जहाँ से हमारा प्रतिस्थापी पहले मिलता है वहीं से हम लोग आईपीएससी नाम करना शुरू करते हैं। तो यानी कि देखिए हमारा प्रतिस्थापी यहाँ से मिलना शुरू हो रहा है दोस्तों। ये हमारा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड दिया है, तो पहले हम लोग एल्डिहाइड से अपना काउंटिंग करना शुरू करेंगे। ये प्रतिस्थापी नहीं देखेंगे, पहले हम लोग अपना क्रियात्मक समूह से करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम अपना काउंट करना शुरू करेंगे। तो एक हो जाएगा, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका हम लोग नामकरण करना शुरू करेंगे। तो देखिए 5वें पर क्या आया है, तो देखिए ये हमारा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए चौथा पे हमारा मेथिल आया है, तो पहले इसे लिखेंगे 4। ये देखिए ये मेथिल है तो 4 मेथिल, ये हमारा 4 मेथिल हो जाएगा क्योंकि हमारा चौथे नंबर पे ये हमारा प्रतिस्थापी आया है। पहले हम लोग प्रतिस्थापी को लिखते हैं, यानी कि आईपीएससी नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी को ही लिखते हैं। तो हमारा चौथे नंबर पर आया है तो 4 मेथिल हो जाएगा। और ये हमारा देखिए, तो अब इसमें वलय तो हमारा बन नहीं रहा है, यानी कि जो चेन है चेन बन रहा है बस, यानी कि साइक्लोइक का कोई भी बन नहीं रहा है। तो ये हमारा 4 मेथिल हो जाएगा। अब इसमें कार्बन गिनेंगे कि पूरे कार्बन कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन है तो 5 को हम पेंट लिखते हैं, तो हो जाएगा पेंट, यानी कि पेंट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा CHO है, यानी कि ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह का है। तो हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड समूह में हमारा अल जुड़ता है, अल। तो इसमें जो हमारा पेंट है इसमें अल जोड़ देंगे तो यानी हमारा ये पेंटेनल हो जाएगा, ये हमारा ये पेंटेनल हो जाएगा। यही इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंटेनल, ये हमारा इसका 4 मेथिल पेंटेनल, यही हमारा इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा इसी में कह रहा है, देखिए पहले दूसरे को उतार लेते हैं और उसका संरचना लिखते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा दिया है CH3, देखिए यही है हमारा दूसरा CH3 CO CH2 CO CH3। तो पहले इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। चलिए तो देखिए ये हमारा इसमें ये CO, यानी कि ये CO साहब हैं, ये हमारे कीटोन हैं,
कीटोन देखिए 2 को आया है, ये दोनों बीच में ही आता है, क्योंकि जो कीटोन होता है कभी भी बाहर नहीं आता है, कभी भी आता है तो बीच में ही आता है। तो चलिए इसका पहले संरचना सूत्र बनाते हैं। तो हमारा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OC, यानी कि यहाँ पर C है, O जो कभी भी जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ये हमारा कीटोन है, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब देखिए हमारा CH2 हो जाएगा, ये C है फिर से इसी तरह जुड़ जाएगा, C डबल O हो जाएगा, और ये हमारा CH3 हो जाएगा। यही हमारा इसका संरचना सूत्र है दोस्तों। अब हम इसमें काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो काउंटिंग हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। तो पहले हम लोग अपना लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा कहीं भी प्रतिस्थापी नहीं आ रहा है, तो न तो प्रतिस्थापी आ रहा है, न वलय बना है, वलय भी नहीं बना है और प्रतिस्थापी भी नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग मूल शब्द यानी कि कार्बन को लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 आया है, तो पहले 5 कार्बन का नाम लिखेंगे। यानी कि हम 5 आया है तो 5 को हम लोग जानते हैं पेंट लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा पेंट। ये हमारा हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड इसमें जुड़ा नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए 2, दूसरे पर देखिए, दूसरे पर कीटोन आया है, दूसरे पर आया है, यहाँ पर दूसरे पर आया है और ये चौथे पर आया है, तो 2,4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे पर भी हमारा कीटोन आया है और ये चौथे पर भी कीटोन आया है, तो हो जाएगा पेंटेन 2,4। ये क्योंकि दोनों पर आया है, हम लोग जानते हैं जब 2 आता है तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, तो डाई हो जाएगा, डाई डाई आन हो जाएगा, आन या ऑन लगा सकते हैं, ऑन, क्योंकि कीटोन में हम लोग जानते हैं ऑन का ऑन लगता है। तो हमारा हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाईओन। यही हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, इसमें IUPAC नेम ज्ञात करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे हम लोग अगले टर्म में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। ये जितने पार्ट बच रहे हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।